वेलकम प्रोटीन्स। क्लास 8th का 10वां चैप्टर हमारे पास है ध्वनि, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउंड। ओफो, चैप्टर जो है फिज़िक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। और मुझे लगता है कि इस चैप्टर को अगर आप मन लगा करके थोड़ा ध्यान लगा करके पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्लास 8th में ये बस शुरुआत है, क्लास 9th या फिर उससे ऊपर क्लास में ये एक बहुत ही वास्ट और एक बड़ा टॉपिक है। और इसके बारे में आप जितना साइंस में आगे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, बहुत कुछ आने वाला है। सिर्फ कह लिए जैसे पिछला चैप्टर हमारा जो घर्षण चैप्टर था, वो भी क्लास 8th में बस एक मोटा मोटी ऊपर ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में, जो है ना, ओवरऑल। तो बस वैसा ही कुछ ये भी चैप्टर है कि बस आपको ध्वनि के बारे में थोड़ी बातें चीज़ें जो है पता चल जाए, वही है यहाँ पर। बाकी डिटेल तो आपको अभी जैसे क्लास 9th में ही आपका ये चैप्टर नेक्स्ट आने वाला है, तो वहाँ पर थोड़ी डिटेल और आएंगे और इस तरीके से फिर आप 11th में और आगे भी पढ़ते रहिएगा। चैप्टर आप इन तक देख लीजिएगा तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन में एक बात छुपी हुई होती है ना। और मैं एनसीईआरटी यहाँ पर आपको एक्सपोज करने वाला हूँ, कह सकते हैं। एनसीईआरटी के एक लाइन में आपको समझाने वाला हूँ, छोटी बड़ी चीज़ें, एक्टिविटीज़, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब कुछ देखेंगे, हलवा बना करके देंगे आपको। सिर्फ निगलने की ज़रूरत है, चबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन तक वीडियो देखो, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले लिखा है कि अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश यानी पीरियड जो है समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटे की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। पराया पादचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। वही सब चीज़ें हैं। क्या हुआ सर? आपका चप्पल आया लेकिन उसी कलर का हो गया है। उसका साफ करके लाए थे। चलिए, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, भाभी वही है क्या? आइए, कोई बात नहीं है ना, बैठते हैं हम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका जैसे ही एक पीरियड खत्म होता है क्लास में, जो 7-8 पीरियड होते होंगे स्कूल में, तो वो आपको कैसे पता चलता है? बेल, है ना, इस तरीके से दरवाज़ा कोई नॉक करता है और आपको पता चलता है कि कोई आया है। इवन कि आप सिर्फ कान से सुन करके, पैर के जो चलने की आवाज़ होती है वो सुन करके पता लगाते हैं कि आपके पास कोई आ रहा है। तो ये सब कुछ है जिसमें क्या है सर, ध्वनि हम लोगों को सुनने को मिलता है। ठीक है, कह रहा है क्या, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उस अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बांधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप जो है कोई है? वही आवाज़ सुन करके ही ना। जब आंखें बंद है तो कौन से ऑर्गन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आसपास कोई है? आवाज़ से पता करते हैं। और हम लोग जो है, हमारे इधर बंगाल में ऐसे बोलते हैं, कोख छाड़ना तो खिलवना। अगर बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं किया तो फिर हम लोग जो है उसको धमकी देते थे, भाई थोड़ा बहुत कुछ आवाज़ करो ताकि हमें कुछ हिंट मिले, वरना हम नहीं खेलेंगे, ऐसा हम लोग बोलते थे। कह रहा है कि ध्वनि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक रखता है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में मैं क्या बताऊँ। जैसे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे स्मेल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखना इंपॉर्टेंट है, वैसे सुनना भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप आज के टाइम पे साउंड से कितना कुछ करते हो। अभी ये जो पढ़ाई कर रहे हो, इसमें क्या है सर, मेरा साउंड है। अगर आप मुझे 1 मिनट के लिए ना भी देखो, सिर्फ मेरी बात सुनो, तो भी मुमकिन है कि आप पढ़ाई कर लो, है कि नहीं है? तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों को एक जो है, ध्वनियों की एक सूची बनाइए। कौन कौन से साउंड आप सुनते हैं? गाड़ियों के सुनते हैं, चिड़ियों के सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम, ये जो बाजा है, ये सब कुछ आप सुनते ही होंगे। और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये एक सवाल आपके जहन में आता होगा, है ना। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचता है, क्या जैसे वहाँ बज रहा है तो यहाँ कैसे हमें सुनाई देता है? ऐसे ही कह रहा है क्या कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल होती हैं, यानी कुछ साउंड जो होता है वो तेज़ होता है, एकदम तेज़ साउंड होता है। गाड़ी का हॉर्न वगैरह जैसे हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह हो गया। तो इस अध्याय में हम जो ये सब प्रश्न है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैसे काम करता है, कोई क्यों बड़ा साउंड होता है, कोई तीखा होता है, कोई चुभता है, कोई अच्छा लगता है जैसे संगीत है, ये सब कुछ का जवाब हम लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो दिल थाम के बैठो बच्चों। बस ये देखो फ़ोटो, पहले तबला, हारमोनियम, सितार, बांसुरी, ये सब चीज़ आपने पहले देखा होगा। और ये सब के सब क्या है सर, बाजक यंत्र, बाजा है। और वाद क्या, कौन यंत्र बोलते हैं इसको भाई, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। चलो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो शुरू होता है बाज़ाब्ता। टॉपिक क्या है सर, कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। अब इसको आप दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लीजिए। ये आपका हर एक सवाल का, यानी ध्वनि क्या है, इस सवाल का जवाब है
कि बेसिकली जहाँ कंपन होगा, वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेट करना, हिलना, तो कंपन जहाँ पर होगा वहाँ पर ध्वनि होगी। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के कंपन से, हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु के कंपन से, वस्तु के कैसे कंपन लिखा भाई, कंपन से ध्वनि जो है क्या होती है सर, ध्वनि उत्पन्न होती है ना, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, आप ऐसा भी कह सकते हो। विद्यालय की घंटी को जब आप बज ना रही हो तब छू करके देखिए कैसा अनुभव करते हैं। जब वो ध्वनि उत्पन्न कर रही हो पुनः छू करके देखिए, क्या आपको कंपित होता हुआ अनुभव होता है। अगर विद्यालय की जो घंटी है आप उसको पकड़िएगा, जब उसको आप नहीं बजाया हुआ है आप ऐसे छू के देखिएगा तो लगता है स्टेबल है, फिर उसको आप मार दीजिए हथौड़े से और फिर उसके बाद उसको छूने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो वाइब्रेट कर रहा है, वो हिल रहा है बहुत तेज़ी से। चलिए सर, है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप में आपने वही करना है सर कि इसको पहले लटकाना है, इसको पहले आपको ऐसे ही छू करके देखना है कि ये कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आप इसको डंडे से चोट मारेंगे और फिर इसको आप छू करके देखेंगे, है ना, एकदम से उसको ज़ोर से पकड़ेंगे, पहले एक बार ज़ोर से पकड़ेंगे तो क्या फील होगा कि वो रुक जाएगा और साउंड सुनने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप ज़ोर से पकड़ते हैं तो क्या वो आवाज़ वैसी आती रहती है, तो वैसे नहीं आती रहेगी, वो रुक जाएगी। फिर आप उसको बजाइएगा, है ना, और इस बार जो है उसको थोड़ा टच करके देखिएगा कि क्या इस बार वाइब्रेशन हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जब तक वाइब्रेट हो रहा होगा तब तक आवाज़ आएगी, और जब वाइब्रेशन नहीं हो रहा होगा, जैसे आपने ज़ोर से उसको कस के पकड़ लिया, तब आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होगा तो वहाँ पर साउंड होने का, ध्वनि होने का कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं है। तो ये क्रियाकलाप बस इसी पे बेस है, तो इस पे हम ज़्यादा कुछ और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। यहाँ पर भी एक क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप में आपने ऐसे यहाँ पर जैसे पेंसिल बॉक्स में किया गया है ना, इस बच्चे ने किया, ओके, खुल जा सिम। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो है ना, बांधा है, पेंसिल रख करके रबड़ लपेट दिया है ताकि पेंसिल जब रखेगा ना नीचे से तो यहाँ पर एक गैप बनेगा, है कि नहीं है। मतलब ये डब्बा, आप डब्बा में डायरेक्ट ही पेंसिल अगर लपेटते, है ना, डब्बा में डायरेक्ट ही पेंसिल लपेटते तो क्या वो सट जाता ना डब्बा से, लेकिन यहाँ पर जैसे रबड़ लपेटते तो अगर, लेकिन यहाँ पर पेंसिल जब डाल दिए तब आपका क्या हो गया, गैप बन गया डब्बा और, है ना, रबड़ के बीच में। अब इसको आप ऐसे क्या करेंगे, इसको आप ऊपर थोड़ा खींचेंगे और फिर उसको छोड़ेंगे, और उसको जो है आप देखने की भी कोशिश करेंगे कैसे वो हिल रहा है, और फिर आप सुनने की भी कोशिश करेंगे क्या वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बिल्कुल वहाँ पर आपको वो हिलता हुआ भी दिखाई देगा और आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। यहाँ पर भी क्या हुआ, जो तनका हुआ रबड़ है, जो खींचा हुआ रबर है ना, जब इसको आपने खींचा और ज़ोर से तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन हुए, यहाँ पर भी जो है कंपन हुआ, और जिसकी वजह से क्या हो गया सर, ध्वनि उत्पन्न हुआ। आप फिर हाथ से अगर रोकेंगे उसको तो फिर वो जो है ध्वनि आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है फिर इस क्रियाकलाप से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कक्षा 7 में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु का अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। बिल्कुल, हमने वो पेंडुलम वाली चीज़ हमने पढ़ा था ना, ये पेंडुलम है ना, पेंडुलम। यहाँ पर क्या होता है सर, ये पेंडुलम है, जैसे कि इसको आप खींच के यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ तक अपने आप आगे आती है, जो होता है ना, ये कंपन है जो मध्य स्थिति से, है ना, किसी एक पॉइंट तक जाती है और फिर वापस आती है। हमने किसके बारे में पढ़ा था, है ना, पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। जब कस करके तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित यानी पलक करते हैं तब बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो वो कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करती है। जाहिर सी बात है, रबड़ का छल्ला है ना, वही है ऊपर जो था उसी तरह का, जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। अब ये चीज़ें तो मैंने ऊपर अभी बता ही दिया आपको कि जब तक वाइब्रेशन है रबड़ के अंदर तब तक आपको जो है साउंड सुनाई देगा। ठीक है, कंपन का मतलब आगे पीछे की ओर होना। कंपन कैसा होता है सर, आगे पीछे की ओर होना, चाहे वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, दाएं बाएं भी हो सकता है ना, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन कंपन का मतलब होता है कि एक अपना जो पोजीशन है ना, यहाँ जैसे यहाँ से कोई चीज़ यहाँ गया तो फिर वापस यहाँ आया, फिर वापस इधर गया, फिर वापस यहाँ आया, तो ये अपने मेन पोजीशन से, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना और फिर वापस आना, इस तरीके से एक कंपन का काम होता है। आइए सर, एक और क्रियाकलाप है यहाँ पर, इसको हम लोग देखते हैं। धातु का एक थाली लेना है आपको, इसमें कुछ जल डालना है, चम्मच से किनारे पर आपको आघात करना है। वही चीज़ है यहाँ पर भी फिर से, है ना, ये देखिए आप इसको आघात करेंगे और इस बार इसमें क्या है, आप पानी पे गौर करेंगे, है ना। जब आप इसको ऐसे मारेंगे तो आप पानी पे गौर करेंगे कि पानी में कोई डिज़ाइन बन रहा है क्या, पानी में कोई डिज़ाइन बनेगा। ऑफ कोर्स आप करके देखिएगा, पानी रख करके, है ना, आप उसको मार के देखिएगा तो जो साउंड होगा, तो साउंड से पानी में एक वेव क्रिएट होगा, पानी में, है ना, ऐसा ये बुलबुला, है ना, पानी में क्या होगा सर, है ना, बुलबुला टाइप का बनेगा। बुलबुला तो नहीं कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, वेव बनेगा, है ना, तरंग बनेगा, ऐसे टाइप का आप देख पाएंगे सेंटर से, जैसे कि और आ रहा हो, निकल रहा हो। तो यहाँ पर आप जब थाली की आवाज़ सुन रहे हैं तब आपको साथ साथ में क्या दिखाई देगा सर, है ना, ये दिखाई देगा। और अगर आप मान लीजिए क्या कि इसको नहीं बजाते हैं
रुका हुआ है तो पानी भी आपको रुका हुआ दिखाई देगा जब आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं इस वाले एक्टिविटीज़ में, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन को जो अभी आप देख रहे थे, रबड़ में देख रहे थे, जो आप ये समझे कि वाइब्रेशन की वजह से जो है आवाज़ आती है, उसी वाइब्रेशन को आप पानी में देख भी सकते हैं, है ना। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तु जहाँ पे कंपन हो रहा है ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थिति में इसका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, समझेंगे आगे, इसका टेंशन मत लीजिए, आयाम समझेंगे, इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों को अनुभव कर सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं। मोबाइल में भी सिर्फ वाइब्रेशन मोड पे अगर हो फ़ोन, वहाँ आपका मान लीजिए क्या कि साउंड रिंगटोन ऑफ करके रखें, सिर्फ वाइब्रेट मोड में रख दें, तो भी एकदम घूं आवाज़ कर रहा होता है जब मोबाइल आपका वाइब्रेट हो रहा होता है। जहाँ वाइब्रेशन होगी वहाँ साउंड होगा, नो डाउट, चाहे आप उसमें रिंगटोन ऑन कर रखें या ना रखें। ये एक नारियल के बच्चे सितार टाइप का बनाया गया है ना, और सितार टाइप का बना करके इसको बजाने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली सितार तो मैंने कभी नहीं बजाया और मुझे नहीं पता, है ना, बट अगर आप में से कोई सितार बजाए हों, कभी इसको छू करके देखे हों नज़दीक से, आप इस तरह का बनाइएगा, नारियल का कटोरा इस्तेमाल करके सितार को बना करके धागा टाइट करके बांध करके कुछ बनाया गया है। मुझे बहुत कम अंदाज़ा है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, बट इतना ज़रूर पता है कि यहाँ पर जो धागा है, चूँकि वो एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड खिंचा हुआ, जैसे तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने गिटार में देखा है, और उसके ये दूसरा ये टाइट धागा से उसको क्या करते हैं सर, वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ करता है। और तीसरी चीज़ है कि इसका शेप, जिस हिसाब से ये डिज़ाइन बनाया गया है ना, उस डिज़ाइन से भी इसके वाइब्रेशन के साउंड में जो है असर पड़ता है। डिज़ाइन में कैसे असर पड़ता है आगे भी आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाइए और उसको बजा करके देखिए। कह रहा है कि सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी इतने में दिए गए हैं। आप जो है ना इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं जिससे कि बजाए जाते हैं, आप उसके बारे में है ना ये पता लगाइए कि कौन सा उसका हिस्सा वाइब्रेट करता है। जैसे इसमें धागा मेनली क्या होता है, वाइब्रेट करता है, या तार अगर जैसे गिटार में होता है तो वो मेनली वाइब्रेट करता है। लेकिन आप और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग, जैसे ढोल है, अब ढोल में तो तार नहीं होता, ढोल में एक चमड़ा होता है, ऊपर से छाला होता है, तो वो चमड़ा क्या हो रहा था सर, वाइब्रेट कर रहा होता है। वीणा है, बांसुरी है, उसमें तनित डोर या तार होता है, अच्छा वीणा मतलब कुछ और है पता नहीं। तबला है, इसमें तनित झिल्ली होती है, जैसे मैंने चमड़े का कहा कि झिल्ली होती है, प्लास्टिक का भी हो सकता है मे बी समटाइम। तो इस तरीके से अलग अलग और भी आप लिखिए और पता लगाइए कि किसमें कौन सा पार्ट करता है वाइब्रेशन। एक बात आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस धागा के ही वाइब्रेशन से होता है, बल्कि पूरे डब्बा के वाइब्रेशन का जो है इस पर असर आता है और उससे जो है साउंड पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धागा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ धागा इंपॉर्टेंट होता तो एक लकड़ी में सिर्फ धागा बांध करके जो है बजाते हैं ऐसे, लेकिन नहीं ऐसा करते। एक ख़ास किस्म का शेप देते हैं, एक ख़ास किस्म का बक्सा बनाते हैं, इसके पीछे कोई कारण है ना। चलिए, संभवतः आपने मंजीरा यानी झांझ, घट्टम तथा नूट यानी मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, हालांकि हम बीइंग मुस्लिम, हम लोगों में चूँकि है ना, और वो हम थोड़ा दूसरा वाला मुस्लिम है जिसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल ही हराम माना जाता है, ठीक है। हमारा मिलाद उलाद भी नहीं होता है ना, और हम डीजे वीजे पे भरोसा नहीं करते मुहर्रम पे। हम थोड़ा सीधा साधा मुसलमान हैं जिसमें बिल्कुल भी हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना सही नहीं समझते, चाहे वो हम धार्मिक गीत ही क्यों ना गा रहे हों, बावजूद उसके हम उसमें म्यूज़िक अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, डफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक साइड का तबला टाइप का थोड़ा सा होता है। कुछ खास रूल हैं मुस्लिम्स के ट्रेडिशन में या फिर उनके इंस्ट्रूमेंट में कुछ खास रूल हैं। अब इसके पीछे का बहुत ये है यार, बहुत डीप चीज़ है, मैं इसके बारे में आप डिस्कस करो तो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ, चूँकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड में पला बढ़ा हूँ, उस बैकग्राउंड में म्यूज़िक से हमें काफ़ी दूर रखा गया है। और इसके पीछे का एक बहुत सिंपल रीज़न है कि आपकी आत्मा जो होती है ना, वो म्यूज़िक से डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब कहने का मतलब है इन्फ्लुएंस होती है। वो हो सकता है पॉजिटिव भी हो, ऐसी बात नहीं है, बट पॉजिटिव कम ही होता है। चूँकि आज तक जो सैटानिक म्यूज़िक है और ये है वो है, तो डिस्ट्रैक्ट ही करती है इंसान को। और इससे क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, म्यूज़िक मतलब इतनी सिंपल सी चीज़ है, ये सिर्फ ऐसे ही आनंद दे जाती है? नहीं,
ये आपके दिमाग पे जादू करती है भाई। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि म्यूज़िकल चाहे वो करताल हो, मंजीरा या झांझ हो, घटम हो, नूट है, जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं मुझे नहीं पता, नहीं अंदाज़ा है मुझे एक भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए भाई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका नाम बता सकते हैं, आप भी इस तरह से कुछ बना सकते हैं लाइक। हाँ, बचपन में हम बांसुरी बनाते थे भाई, बस इतना पता है। आम होता था ना, आम का जो गुठली होता था, गुठली के अंदर जो है ना उसका एक पत्ता डाल करके फूंक मार करके बनाते थे, हमें इतना पता है बस। ठीक, हाँ। और बांसुरी वांसुरी का एक तो, हाँ, केला का है ना, केला का नहीं, सॉरी, पपीता का है ना, जो डंठल होता था पत्ता वाला, उस डंठल को काट करके उसमें से बांसुरी बनाना है ना, और केला के पत्ते का डंठल को फटफट डमरू टाइप का बजाने वाला बनाना, ये सब चीज़ हमने किया है इंस्ट्रूमेंट में, बचपन में ये सब हमने बनाया है। आप भी अगर इनमें से कुछ बनाए हुए हैं तो आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो है कह रहा है कि एक और क्रियाकलाप में आपको 6-8 कटोरा लेना है और यहाँ पर सब में अलग अलग किस्म से पानी भर लेना, आप गिलास भी ले सकते हैं। और आप इसको क्या करेंगे, एक ऐसा कोई डंडा से, जो कि यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको आप इस पे फिर 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 इससे रेगुलर ऐसे टिंग 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 ऐसे बजा के देखिएगा तो आपको एक खासा सुंदर सा ध्वनि सुनने को मिलेगा, एक पैटर्न सुनने को मिलेगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सब में पानी अलग अलग है। देखिए इसमें जो पानी का लेवल है, ये पानी का लेवल सब में अलग अलग है, बराबर पानी नहीं है बच्चों। चूँकि पानी का लेवल अलग अलग है, तो अब ये जो बाजा हमारे पास बन चुका है, ये गिलास, ये बाजा सब अलग अलग बन चुका है, अलग अलग किस्म का आप क्या देगा सर, ध्वनि उत्पन्न करेगा। क्योंकि जो सबका कंपन है वो अलग अलग है, इसीलिए सबका ध्वनि उत्पन्न जो होगा वो अलग अलग होगा। इसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो याद रखिएगा कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में किसी एक खास पार्ट का भले ही योगदान ज़्यादा हो, लेकिन पूरा ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी या पूरा डब्बा है ना, अगर ढोल है तो सिर्फ उसका वो ऊपर का जो झिल्ली है सिर्फ वही डिपेंड नहीं करता है, पूरा ढोल कैसे बनाया गया, वो डब्बा किस चीज़ का है, मटेरियल क्या है, डिज़ाइन क्या है। वरना क्यों लोग ढोल चारकुना नहीं बनाते, वरना क्यों गिटार इस तरह से ही डिज़ाइन और शेप किया जाता, क्यों सितार को ऐसा ही बनाया जाता है कि नहीं है। बनाते कुछ अलग ना, नहीं बनाते अलग किस्म से, क्योंकि है यार, ये असर पड़ता है उसके डिज़ाइन पे, और यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है सीखने को मिलती है। ठीक है सर, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। हम जब कह रहा है किसी वाद्य यंत्र यानी बजाने वाली चीज़ें जैसे कि सितार या तार को कर्षित करते हैं, खींचते हैं, तो हमें केवल तार के हाथ ध्वनि सुनाई नहीं देती। यहाँ पर वो चीज़ भी क्लियर कर रहा है कि सिर्फ तार की ही ध्वनि जो हम लोग को सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इसे पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा ही डब्बा डिपेंड करता है। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। अब यही चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, तो मुझे इसको अब दोबारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले के दिमाग में कुछ सवाल आ चुका है कि हम बोलते हैं कि क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है। जब हम बोलते हैं तभी भी आवाज़ आती है। अब जब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि आवाज़ तभी आएगा जब वाइब्रेशन होगा, जब कंपन होगा, तो अगर मैं अभी बोल रहा हूँ और आवाज़ आ रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए सर, है ना, कुछ होना चाहिए वैसा आवाज़ आने के लिए, कुछ है ना, कुछ कंपन यहाँ पर भी होना चाहिए। जवाब है यस। तो कह रहा है मनुष्यों यानी मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। अब इसमें क्या कंपन होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट, ये माइक चार्ज में लगा के, वरना टाइम फिर बाद में दिक्कत होगी भाई। साहिबा ऐसे तो सताओ ना, नाजुक है ये टूट जाता है। कह रहा है कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। हम गाना भी गा सकते थे ना, ये वाला क्यों किया मैं, गाना नहीं, मैं ये बोल रहा ना जोर से बोलने के लिए। जोर से क्या, मैं ऐसा रफ्तार का मतलब मैं रफ्तार को पसंद करता हूँ, फ़ैन भी कह सकते हैं तो फिर वो तो है ना भाई वो फाड़ देता है यार, वो फाड़ देता है, गला फाड़ देता है, कहने का मतलब है ना। जिस तरीके से वो बोलता है अपने गानों में, जो साउंड निकालता है, डीप थ्रोट देता है गाने में, वो बहुत सही है। मतलब अपनी अपनी चॉइस है, बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। वैसे अंजुम का भी है, तला अंजुम का तो ख़तरनाक, तो है ना, उनका एक अलग ही लेवल है। सब दिखता है मेरा बंदा ही नहीं है, बनता ही छोड़ तो बंदा ही नहीं है, चुप रहना मेरा बनता ही नहीं है। सही है। अब यहाँ पर क्या कह रहा भाई, चित्र अनुसार इतने में आपको हाथ के कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? आप जब बोल रहे हैं, सपोज करो मैं
इस टाइम में बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कंठ पे यहाँ पे हाथ रखने के लिए मुझे कह रहा है और कह रहा है कि आप फील कीजिए कि क्या आप कोई कंपन कोई वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं। जवाब है यस, बिल्कुल फील कर पाएँ। अरे भाई क्या हो गया ना भाई, ये लाइट से नाक में भी इफेक्ट पड़ता है क्या। मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ यानी लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ ये जो आप बढ़ा हुआ एडम्स एप्पल देख रहे हैं ना, यहीं पे होता है हमारा अंदर से लैरिंक्स। क्या होता है बच्चों? लैरिंक्स। एक होता है फेरिंक्स, एक होता है लैरिंक्स। तो ये जो लैरिंक्स होता है इसको हम लोग कहते हैं हमारा जिसको हम कंठ भी कहते हैं, इसको हम लोग वाक्य यंत्र भी कहते हैं। हमारा यही बक्सा है जहाँ से हमारी आवाज़ें आती है। कह रहा है क्या इस पर आप हाथ रखेंगे, उंगली रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो उभार है ना, जो निकलते समय हिलता भी है, ये निकलते समय ऊपर नीचे भी होता है। तो कह रहा है कि शरीर का यही भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इसी को लैरिंक्स कहते हैं। इसी को एडम्स एप्पल जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वो एडम्स एप्पल कहते हैं, और अंदर से लैरिंक्स होता है, इसको हम लोग वाक्य यंत्र कहते हैं, अंदर से होता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। यहाँ पर फोटो दिया गया है, तो यहाँ आप उसको देख सकते हैं अंदर से। अब ये फोटो कैसा फोटो है देखो, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, साइड से नहीं, ऊपर से। मतलब इसको यहाँ से काट दूँ अगर सपोज करो, है ना, इसको यहाँ से, और तब ऊपर से हम देखेंगे तब हमको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यानी हमारा पाइप के ऊपर में ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर ये झिल्ली विल्ली आप देख रहे हो, और झिल्ली के बीच में स्पेस है। तो वहाँ पे जब वो निकलता है बीच से एयर, मतलब चूँकि ये कहाँ पर है, हमारे श्वास नली में ही है, तो वो अंदर से जब आवाज़ हम निकालते हैं तो हवा, आप जब बात करेंगे तो आप फील करेंगे कि हवा भी निकल रहा है साथ में। तो वही हवा जो क्या करता है, इस झिल्ली को कंपन नहीं करता है, वाइब्रेशन देता है, वो है ना। और इसी वाइब्रेशन से क्या होता है सर, साउंड निकलता है कि नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर है वो भी देख लीजिए, और वो किस तरह का फोटो है मैंने आपको बता दिया। जब फेफड़े है ना वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं। वाक् तंतु क्या कंपित होते हैं, जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। और कह रहा है वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब ध्वनि का प्रकार है ना या उसकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं। आइए देखें कि इस वाक् तंतु किस प्रकार। भाई यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास वाक् तंतु है, मैंने कहा ना कि ये जो झिल्ली है अंदर से जिससे ये हमारी आवाज़ें आ रही हैं, वो कभी टाइट होती है, वो ढीली भी होती है। जाहिर सी बात है एक ही इंसान अलग अलग किस्म की आवाज़ें निकाल सकता है कि नहीं है। जैसे लड़का लोग का एक होता है ना सिग्मा वाला, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइक अगर इस तरीके से आप बात करोगे थोड़ा सा ज़्यादा है ना मेल वर्जन आपको लग रहा होता है। अगर मैं इस तरीके से बात करूँ तो डीप वाली जो होती है चीज़ें है ना, तो चाहे तो एक्टिंग करके मैं इस तरह से बातें कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि एग्जैक्टली जो मेरी आवाज़ है ना, जिस आवाज़ के साथ मैं दिन रात चलता फिरता हूँ और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के मैं जिस साउंड से बोलता हूँ, उसी साउंड से अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किस तरह साउंड कर रहा हूँ। हाँ कहा जाता है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग, इफ़ेक्टिव बातचीत का एक टेक्निक है कि जब आप बातचीत करें तो आप स्लो बात करें और आप डीप आवाज़ निकाल के बात करें। मेल के लिए मैं कह रहा हूँ, तो लोग ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जबकि फीमेल में सॉफ्टनेस से ज़्यादा लोग इम्प्रेस होते हैं। ऐसा अब हमें तो इम्प्रेस करना है। हाँ इम्प्रेस करना। अरे साउंड का भाई है यार, साउंड का बहुत होता है इम्प्रेशन। हाँ लेकिन क्या है कि जो है वो है। अब ज़बरदस्ती बना करके हम कब तक जिएंगे यार, भेड़ चाल जो है वो यही है। इसके साथ अगर फिट आ रहा है चीज़ें तो ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि पुरुषों का जो वाक् तंतु है उसकी लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, जबकि महिलाओं की जो वाक् तंतु है उसकी 15 मिलीमीटर ही होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि जो पुरुष है, जो महिला है, जो बच्चे हैं, सबकी ध्वनि क्या है सर, सबके साउंड अलग अलग है। ये जो वाक् तंतु है वो अलग है। वैसे भी ये जो हम लोग का निकला हुआ रहता है ये एडम्स एप्पल, ये लेडीज़ लोग का ये निकला हुआ भी नहीं रहता। हालांकि मेरा भी कम निकला हुआ, कुछ लोगों का तो ज़्यादा ही जो है मतलब उहुद पहाड़ बाहर आ जाता है। तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक चीज़ है, जब आपने ये सीख लिया कि जो ध्वनि है वो कंपन से उत्पन्न होता है। ध्वनि अलग अलग प्रकार की होती है क्योंकि वो जिस बाजा से निकलता है उसके आकार प्रकार पे डिपेंड करता है। तो एक चीज़ जो आपको और सीखनी है वो है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है सर, माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम माध्यम के बारे में बात करें। माध्यम मतलब मीडियम। अच्छा, जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पर फ्री स्पेस में भी बात करूँ तो हवा एक मीडियम है हमारे बीच में।
जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं, ठीक है, तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है, उसके पास तक आवाज़ यानी कैसे पहुंचती है ध्वनि, ये आपसे सवाल किया गया है। चलिए यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, ये जो है एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पर आपने एक मोबाइल लेना है, उस मोबाइल को आप इस तरह से गिलास के अंदर रख देंगे, उसको हाथ से अच्छे से कवर करेंगे ताकि बीच से एयर ना निकले। अपने दोस्त को आप बोलेंगे थोड़ी दूरी पे कि देखो मैं जब इशारा करूँगा, आँख से इशारा करूँगा तब तुम फ़ोन लगा देना। जब आप उसको मोबाइल को उसमें डाल करके आप वो उसको बोलेगा फ़ोन लगाने के लिए, तो आवाज़ आएगी, अब उसका आप मुँह में ऐसे अच्छे से बंद करके उस साउंड को खींचने की कोशिश कीजिएगा, उसके एयर को अंदर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सुनने की कोशिश कीजिएगा क्या साउंड उसी तरीके से आ रहा है या फ़र्क पड़ा। जवाब है फ़र्क पड़ेगा, साउंड कम हो जाएगा, ठीक है, जब आप उसको बंद करके उसका एयर खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि है ना, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। अरे इधर कुछ छूट गया क्या? इधर कुछ छूट गया अच्छा लगता है, ज़रा देखें किसमें कितना है दम। ओह यहाँ पर जो है आपको दो पट्टी लेने हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके कस करके तनिए, ये चीज़ कह रहा है, ये चीज़ रबड़ का दो पट्टी लेकर के ऐसे खींच करके फूंक मारने के लिए कह रहा है। इससे भी बांसुरी, हाँ हम लोग ऐसा बनाते भी थे, इस तरह का बांसुरी हम लोग बनाते भी थे। आप पेंसिल, ये रबड़ वाला है, आप ऐसे भी मेरे ख्याल से हम लोग पत्ता उत्ता से भी बनाते थे, पत्ता उत्ता को है ना टाइट से पकड़ करके उसके बीच से फूंक मार करके आवाज़ निकाल करके बांसुरी बनाते थे। यहाँ पर कागज़ से भी एक बच्चा इस तरीके से फोल्ड करके इधर से फूंक मार के, देखिए इधर से फूंक मार के आवाज़ निकाल रहा है। ऐसा हो सकता है जिस तरीके से हमारी झिल्ली है ना, जब एयर को डिस्टर्ब करेंगे आप है ना, तो कंपन होगा कोई चीज़, जैसे यहाँ पर कागज़ कंपन होगा और यहाँ पर रबड़ कंपन होगा फूंक मारने पे, तो कंपनता की वजह से आवाज़ निकलती है, नो डाउट। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है सर, मीडियम की बात की जा रही है इस एक्टिविटी में, कि जब मीडियम है आपके साउंड के है ना सोर्स के बीच में और सुनने वाले सोर्स के बीच में, जब मीडियम है तो साउंड पहुँचेगी अच्छे से, मीडियम नहीं है तो अच्छे साउंड नहीं पहुँचेगी। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए कहिए, गिलास में से वायु के मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ सुनिए, तो आपको क्या पता चलेगा सर कि घंटी कम है। वही जो बात मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप वायु को खींचने की कोशिश करें, जिसकी वजह से बीच में एक स्पेस बन रहा है, वायु की कमी हो रही है, तो जो माध्यम उसको यहाँ से वहाँ लेके जाता उस आवाज़ को, वो माध्यम की कमी हो रही है आपके खींचने की वजह से। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटों की प्रबलता पर है ना, प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? बिल्कुल, वायु की मात्रा कम हुई तो जो आवाज़ है वो कमज़ोर हो गया। क्यों आवाज़ कमज़ोर हो गया? क्योंकि वायु ही वो चीज़ था जो उस गिलास के अंदर के मोबाइल की आवाज़ को पहुंचा रहा था, आपके कान तक या बाहर निकाल रहा था, और आपने उस माध्यम को पहुंचाने वाली चीज़ को आपने डिस्टर्ब कर दिया, यानी कम कर दिया। जाहिर सी बात है, खींच करके पूरा एयर तो आप निकाल ही नहीं सकते। अगर पूरी तरीके से एयर को निकाल दे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। वास्तव में यदि गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुना देना क्या हो जाता सर, बंद हो जाता। इसका कारण यह है कि ध्वनि को जो संचारण है, यानी एक दूसरे के जाने के लिए क्या चाहिए सर, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं जा सकता है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में क्या है, निर्वात है। निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम वो होता है कि जिसमें है ना साउंड, जिसमें कोई माध्यम ही ना हो। जैसे अगर आप एक खास है ना 1500-1600 किलोमीटर या कितना है हमारा वायुमंडल, हमारे वायुमंडल से 1000 में है, सॉरी मैं थोड़ा क्या है 10,000 तक हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा भाई, मैं क्या ही नॉलेज रखता हूँ ज्योग्राफी का, तो है ना, इन्वायरमेंटल साइंस भी कमज़ोर है मेरी लगता है। तो अगर आप हमारे इस इन्वायरमेंट से आप ऊपर जाएंगे, यानी हमारे वायुमंडल से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी हवा नहीं है और वहाँ पर भी माध्यम नहीं है, तो वहाँ पर भी आप ऐसे बोलेंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी। जैसे चांद पे है, अगर आप जो है दो लोग बात करना चाहेंगे तो ऐसे बोल करके आवाज़ नहीं जाएगी एक दूसरे के कान तक, क्योंकि बीच में हवा नहीं है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हवा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, निर्वात बोलते हैं, यानी वैक्यूम बोलते हैं। क्या ध्वनि द्रव्य में संचारित हो सकती है? एक अब सवाल है कि द्रव्य में क्या ध्वनि जा सकती है। ठीक है, हमने बात कर ली हवा के बारे में कि यहाँ पे हवा के द्वारा क्या हो रहा है सर, ध्वनि जा रहा है। जैसे कि मैं अगर किसी से, मेरी आवाज़ जैसे माइक को अभी जा रही है तो ये हवा के ज़रिए से जा रही है, बिकॉज ये साउंड के और यहाँ तक पहुँचने के बीच में कनेक्शन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा ब्लूटूथ है तो वो एक अलग चीज़ है। चलिए सर, वो एक अलग टॉपिक है। कह रहा है कि एक और क्रियाकलाप में आपने घंटी बजाना है, ऐसे पानी में कान लगा करके, है ना, थोड़ा ध्यान से, कान में पानी ना घुसे, है ना, अच्छे से आप इसे कान में सटाइएगा पानी को, और पानी के अंदर जो है जिस तरीके से आप फोटो में देख रहे हैं घंटी को बजा करके सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप सुन पाएंगे?
आप सोच के देखिए बच्चों, क्या आप सुन पाएंगे? जवाब है बिल्कुल सुन पाएंगे। और हम लोग तो नदी में परेशान रहते थे कुछ लड़कों की हरकत से। अगर नदी में क्या होता था कि दो लड़का सब कोई पत्थर ले करके, 2 पत्थर ले करके अब ऐसे बजाता था पानी के अंदर। अब पानी में जब डुबकी लगाते थे ना भाई, इतना ज़ोर से कान में बजता है ना भाई, बहुत दूर पे भी कोई बजाएगा ना तो आपके कान में इतना ज़ोर से बजेगा। क्यों पता है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए कि हवा में जिस अच्छे से, जितना अच्छे से आवाज़ यहाँ से वहाँ पहुँचता है ना, उससे कहीं अच्छे से पानी में पहुँचेगा और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से सॉलिड में जो है ट्रैवल करेगा। क्योंकि ये डिपेंड ही करता है पार्टिकल पे। पार्टिकल के द्वारा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धकेलता है, वो उसको धकेलता है, कण एक दूसरे को धकेलता है, तब आवाज़ पहुँचती है ना। तो अगर मान लीजिए कण नज़दीक नज़दीक हो तो बहुत आसानी से एक दूसरे को धकेल पाती है और बहुत ही आसानी से क्या होता है, आवाज़ ट्रांसफ़र होता है। हवा में क्या है कि कण थोड़ा दूर दूर है, पानी में कण थोड़ा नज़दीक नज़दीक है। तो पानी में हवा के मुकाबले में और अच्छे से आवाज़ जो है प्रसारित होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, हाँ यही सच्चाई है। चलिए सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वाले में अब क्या कह रहा है कि सावधानी पूर्वक इसको सतर्क, जो हमने कहा वही चीज़ है। तो व्हेल और डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का, हाँ बिल्कुल, व्हेल और डॉल्फिन अगर पानी के अंदर आवाज़ निकालता, भाई कितना मैसेज करेंगे भाई लोग, कितना करेंगे, बहुत फ्री बैठे हैं यार दुनिया में लोग। ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्या? हो गया यार 15-20 आ गया आई थिंक पिछले 15-20 मिनट में, अलग अलग लोगों के, 4-5 लोगों के अलग अलग। अच्छा मेरे पास तो कम से कम हैं दोस्त यार लोग हैं जो हमें अब चुन चुन के रील भेज दे रहे हैं। ठीक है, हमें बैठ के बस देख लेना, एंजॉय करना, हमें खोजना तो नहीं है। और हमें ये भी पता है कि किस लेवल का कौन सा भेजने वाला है कौन, तो जिस मूड में है उसके हिसाब से फ्रेंड लिस्ट में सेलेक्ट करके चले जाते हैं। कह रहा हाँ, तो अच्छा इसी तरीके से तो डॉल्फिन और क्या वेल वगैरह भी इसी तरीके से अंदर जब आवाज़ निकालते हैं पानी के अंदर, तो पानी के ज़रिए से ही क्या होता है, आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है और पानी एक माध्यम बन जाता है और काफ़ी अच्छे से आवाज़ पहुंच पाता है। और सतर्क रहना होता है, बुलाना होता है, जो भी होता है, तो उससे वो काम मछलियाँ कर लेती हैं। आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकता है? ओह हो, क्यों नहीं गमन कर सकता है जी बच्चा। हमने कहा ना कि ध्वनि बेसिकली गमन करता है पार्टिकल से, कण से, और कण तो ठोस के अंदर और नज़दीक नज़दीक है, ठोस के कण तो और नज़दीक नज़दीक है। तो ये इसको धकेलेगा, ये इसको, उसको, वो उसको, वो इसको, तो ये काफ़ी आसानी से आवाज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। इसमें आपको क्या करने के लिए कह रहा है कि एक साइड में ये कान में लगा के रखा और एक इसको बोलेगा तुम इसको ठोक सकते हो या उस पर है ना कुछ लिखने की कोशिश कर सकते हो, रगड़ सकते हो, ठक ठुक कर सकते हो। तो ऐसे भले बाहर से इसे कान में ना पहुँचे, लेकिन ये जो कान में सटा के रखा है काफ़ी अच्छे से वो साउंड सुन पाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि सिरे को खरोचना है, खटखटाना है, जो भी करना है वो बच्चा जो कर रहा है ना, आप सुन पाएंगे बहुत ही अच्छे से। अच्छा यहाँ पर हालांकि खरोचने की आवाज़ बाहर से नहीं आएगी, लेकिन आप जब कान में लगाए रहेंगे तो काफ़ी अच्छे सुनाई देगी। ये भी एक प्रैक्टिकल है। यहाँ पर भी आप अपने ही स्कूल के डेस्क में बैठ करके एक साइड में बोलिए कान लगाइए और दूसरे साइड में आप बस पेन से ही लिखिए अगर इस टेबल पे, तो भी आपको दूसरे वाले को आप पूछेगा, बहुत अच्छे से वो पेन के चलने की आवाज़, उसके घर्षण की आवाज़ जो है उसको सुनाई देगी। सॉलिड में काफ़ी अच्छे से जो है साउंड ट्रैवल करता है। और हम तो कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि सॉलिड में ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करता है विद कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। और एयर जो है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है हमारे बीच में एज अ मीडियम टू जस्ट ट्रांसफर साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम लोग जो एयर का यूज़ करते हैं दैट हैविंग द लेस कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र। ठीक है, उसमें तो कम ही का, अरे हिंदी मीडियम वाला भी चल रहा है, सीबीएसई वाला। ये भाई एक तो हमारा कुछ ठीक नहीं है, ना अंग्रेजी ठीक है ना हिंदी ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। मिक्सर टीचर हैं हम, अब ये भी गलत बोल दिया, ये भी गलत बोल दिया यार, क्या बोलना था, उफ पता नहीं है। तुम लोग साइंस पे ध्यान दो ना, हमारे भाषा पे ध्यान देंगे, क्या करोगे, है ना। बिहारी लोग का ऐसा ही है, सब आता है कुछ नहीं आता है। हाँ, क्या समझ में आया? सॉलिड में बहुत अच्छे से ट्रैवल करेगा। बस आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचारण कर सकती है, किसी भी ठोस में। ओह ऑफ कोर्स। क्या आप मनोरंजक क्रियाकलापों द्वारा ये दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है? ऑफ कोर्स चल सकती है बच्चा। यहाँ पर खिलौना का जो टेलीफोन है, ये आपने सलाई की डिब्बी से हमने बचपन में बनाया था, आप भी बना सकते हो। आप पेपर कप सब होता है ना, वही सब ले लेना, उसमें एक बांध देना ऐसा धागा,
कोई चीज़ से फंसा करके इधर दूसरे में फंसा देना, और थोड़ा लंबा ही धागा बांध लेना रूम के एक कोना से दूसरे कॉर्नर तक, और फिर एक को बोलना, उसमें बोलने के लिए दूसरा उसमें कान लगा के सुनना। सुनाई देगा, देगा मेरे भाई, देगा, ऑफकोर्स देगा। ऐसा होता है क्योंकि डोरी से, धागा से क्या होता है सर, गमन कर लेता है साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड से यहाँ पर भी क्या हो रहा है सर, साउंड जो ट्रैवल हो रहा है। अब आप हमने सीखा कि कंपायामान वस्तुएं वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचालित। अच्छा ये भी चीज़ें किसी माध्यम में, जैसे अगर सपोज करिए कि अगर एक सॉलिड था, यहाँ पर आप लिख रहे हैं घस रहे, तो वो इधर भी ट्रांसफ़र होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो किसी माध्यम में किसी भी दिशा में क्या कर सकता है, जा सकता है। ये माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है ना। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि ये जो ट्रैवल करने के लिए मीडियम जो चाहिए, माध्यम जो चाहिए, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। वो ठोस भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। चलिए यहाँ पर एक नया टॉपिक हमारे पास शुरू हो रहा है। ठीक है, इतना समझ गए कि वाइब्रेशन से हो रहा है, इतना समझ गए कि ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, इतना समझ गए कि है ना वाइब्रेशन में जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है उसका पूरा ही असर आता है। लेकिन हम सुनते कैसे हैं, हमारे बॉडी में ऐसा क्या है कि हमें ये सब कुछ सुनाई देता है। तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं यानी सेंस ऑर्गन हैं। जैसे हमारे पास देखने के लिए आँखें हैं, जैसे हमारे पास टच महसूस करने के लिए स्किन है, जैसे हमारे पास टेस्ट के लिए जीभ है, नाक स्मेल के लिए है, इसी तरीके से हमारे पास एयर है जो सुनने का काम आता है। कान का बाहरी भाग की आकृति यानी कीप यानी फनल को देखिए। मेरा वाला गौर से मत देखिएगा, मेरा थोड़ा अलग है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक नालिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनिक झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, कर्णपटा कहते हैं यानी एयर ड्रम कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कान का पर्दा फट जाएगा, यही कर्णपटा है जिसको कान का पर्दा कहते हैं। अब बाहर में ये एरिया थोड़ा बड़ा है ताकि ज़्यादा वाइब्रेशन को रिसीव कर सके, और एक अंदर से एक छेद है, वो छेद जिस इंड पे जाकर के, जिस ढोल में जाकर के इंड होता है वही आपको क्या है, कर्णपटा है। नीचे आएगा थोड़ा देखेंगे। क्या रहा है, क्या ये एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटा क्या करता है, आइए थोड़ा सा टिन के डब्बे का जो है एक हम लोग कुछ कर्णपटा बना करके ट्राई करते हैं। देखो सर, इसमें आपने क्या करा है सर, ये एक डब्बा ले लो आप, डब्बा ले करके उसका ऊपरी भाग का हटा दो, ठीक है, नीचे भाग का भी हटा दो। यानी एक डब्बा जैसे हुआ ना, ऊपर नीचे से खाली डब्बा आप कह सकते हो, ऐसा डब्बा ले लो, ऊपर से भी खाली और है ना नीचे से भी खाली। उसके बाद आपने क्या करना है कि रबड़ को, जैसे बलून होता है, बलून को फाड़ करके या वैसा कुछ रबड़ को इसके ऊपर टाइट से बांध दो, जैसे इसे बांधा गया, नीचे से भी आप बांध दो, ठीक है। अब आप कर सकते हो, या नीचे से नहीं बांधा है, सिर्फ ऊपर से बांधा, चलो सिर्फ एक से बांध दो, नीचे वैसे ही रहने दो, टीना ही रहने दो, टीना का डब्बा है। तो अब क्या करा है, नीचे से कुछ उसको आवाज़ करने की कोशिश की गई है, चाहे आप करो, चाहे आप कुछ हल्ला करने की कोशिश करो, है ना। और यहाँ पे वो जो रबड़ है उसके ऊपर छोटे छोटे क्या है सर, बालू रख के आपको जो है ट्राई करना है, ये एक्टिविटी करनी है। जब आप नीचे से आवाज़ करोगे तो आप देखोगे कि वो जो ऊपर बालू है क्या करता है, वो हिलता डुलता है, वो उछलता है, डांस करता है कि नहीं है। इससे क्या पता चलता है, वो जो आपका रबड़ है वो क्या हो रहा है सर, वाइब्रेट हो रहा है ना। और वाइब्रेशंस को आप उस बालू के ज़रिए से देख पा रहे हो, और उसी वाइब्रेशन की वजह से वो जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। अब ये समझाने की ज़रूरत क्यों थी, ये समझाने की ज़रूरत इसीलिए थी ताकि हम अपने कान के बारे में थोड़ा समझ सकें। कान का जो अभी कर्णपटा है यानी एयर ड्रम कहा गया, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी समझ लो रबड़ की तरह चीज़ है ये, है ना। तो जब साउंड हमारे कान के बाहर से अंदर आता है, तो जब इस रबड़ के जैसे चीज़ से टकराता है तो ये वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेट जब होता है तो यहाँ पर ये सब पूरा एक सिस्टम बना रहता है ना, ढोल की तरह काम करता है, जो बीच में फिर केमिकल बन करके है ना, फिर ये जो न्यूरॉन्स में जा करके यानी हमारे ब्रेन में जा करके ये सटीक तरीके से जो है वाइब्रेशन का इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। जैसे जैसे वाइब्रेट होगा, देखो जो अलग अलग किस्म के साउंड है वो अलग अलग किस्म के कंपनी से ही पैदा हो रहे हैं, अलग अलग किस्म के वाइब्रेशन से ही पैदा हो रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि मेल का 20 मिलीमीटर का था कंठ में, है ना, वाइब्रेशन करने वाला इंस्ट्रूमेंट लैरिंग्स में, है ना, सतह, और फीमेल का 15 था। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, वाइब्रेशन के थ्रू ही क्या होता है सर, अलग अलग किस्म के साउंड आते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें जैसा वाइब्रेशन होगा हमारे ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, उसी हिसाब से हम साउंड को डिटेक्ट करते हैं कि इस साउंड का ये मतलब है। ओके, चलिए
चलिए इसको थोड़ा और जो है हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि कर्णपटा एक तनित रबड़ की शीट के समान होती है। मैंने पहले ही कहा, ध्वनि की कंपन कर्णपटा को कंपित करती हैं। जब यहाँ पर साउंड जाता है तो ये इसको क्या करता है, वाइब्रेट करता है इस एरिया को, जो ये बाकी पार्ट्स को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। कर्णपटा कंपनों के आंतर कर्ण यानी इनर ईयर तक भेज देता है। देखो ये जो बाहर का है, ये इसमें आप देख लीजिएगा, ये हमारा बाहरी कान है आप कह सकते हैं, और ये हमारा आंतरिक कान है आप कह सकते हैं। ये आंतरिक कान का हिस्सा है पूरा, ये जो आप देख रहे हो इसको लगा आंतर कर्ण लिखा है, ये अंदर का कान है। ये हम देख नहीं सकते हैं, हम तो देख जो पा रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है, अंदर ये भेजता है, वहाँ से संकेत मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, इस प्रकार ध्वनि को हम सुनते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया गया है, इसके पीछे का बहुत एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि क्लास 9th में आपको कान के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। साउंड चैप्टर आपको क्लास 9th में भी है, तो वहाँ हम लोग कान के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझे कि दो भाग है, एक बाहरी भाग है, एक अंदर भाग है। बाहरी भाग से जो आवाज़ आई तो हमारा जो कर्णपटा है, जो एयर ड्रम जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग पर्दा भी कहते हैं कान का, ये वाइब्रेट हुआ। ये वाइब्रेट होने की वजह से इस वाइब्रेशन को न्यूरॉन्स के ज़रिए से, नर्व के ज़रिए से क्या होता है, हमारे ब्रेन को भेजा जाता है। ठीक है, ये सब जो जितने भी आप ये मुड़ा हुआ पार्ट देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, सब काम का है, लेकिन ये ऊपर क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं क्या ही ये बताऊँ, चाहे तो मैं बता सकता हूँ, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, कमेंट करोगे तो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ सर कि ये जब हमारे ब्रेन को गया, तो मैंने कहा ना कि अलग अलग वाइब्रेशन के है ना मतलब क्या होते हैं। ये हमारा ब्रेन, चूँकि बचपन से हम आवाज़ सुन सुन करके डिटेक्ट करते हैं कि पापा बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, तो फिर वो हम डिटेक्ट करते हैं, वाइब्रेशन को फील करते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटा को क्षति पहुंचा सकता है। कान में कुछ ऐसा डालेंगे तो वही वाला जो एयर ड्रम है उसको क्षति पहुंच सकता है, वो टूट फूट सकता है, जिससे सुनने की शक्ति जो हो सकती है कम हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ टर्म है जिसके बारे में दिया गया है, और ये टर्म आपको जानना चाहिए। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टर्म सब है क्या, आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सब टर्म है। अब ये क्या है समझिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे क्लास 9th में भी फिर से आएगा और आपको समझना है, मैं यहाँ समझाता हूँ। हम जानते हैं कि किसी वस्तु को बार बार इधर से उधर गति करना कंपन कहलाता है। गति की देखो, जैसे रबड़ ही था, ये बीच है, ये रबड़ ऊपर से भी ऐसे हुआ, नीचे से भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये रबड़ जो ऊपर गया नीचे गया, तो ये कंपन कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, कंपन कहलाया। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, या पिछले क्लासेस में, क्या दोलनी गति, जिसमें क्या था, हमने एक लॉब के बारे में पढ़ा था। इस धागा से अगर कोई एक भारी चीज़ आप लटका देते हैं, इसको थोड़ा डिस्टेंस यहाँ ला करके सपोज करें आप इसको छोड़ते हैं, तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक डिस्टेंस तक जाएगा और फिर वापस तक आएगा। तो इस तरह की जो गति जो एक स्थान से वापस पुनः कुछ समय के बाद उसी स्थान पर आता है, इसको हम बोलते हैं दोलनी गति, है कि नहीं है। तो कह रहा है कि आप पिछले कक्षाओं में दोलनी गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। आवर्तकाल क्या, कि यहाँ से लेकर के मैक्सिमम कहाँ तक गया है ना, और फिर वहाँ से वापस उसी पहले पोजीशन में, जैसे मान लो यहाँ से है ना जाना शुरू किया और फिर वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इसी को बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो, अगर आप बीच से देख रहे हो तो बीच से यहाँ गया फिर वापस यहाँ आया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, यहाँ गया वापस फिर इधर से यहाँ वापस आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। एक साइड से लो तो आपको आसानी समझेगा कि यहाँ से गया और फिर इधर से वापस आया, तो इतना जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, वही आपको टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहलाता है। अब अगर हम साउंड के केस में देखें तो हम जो वाइब्रेशन उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे है ना। तो इसका मान लो ये मेन पोजीशन है, ये बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये बीच का हिस्सा है। तो हमारा एक वेव होता है यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक, है ना, यहाँ तक एक वेव हो गया, जिसमें एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। इसको काट के इसके ऊपर रखनी तो एक सर्कल कंप्लीट होगा ना, तो ये एक वेव जैसा हुआ। तो इसमें भी क्या होता है सर, आवर्तकाल होता है कि ये ट्रैवल करने में, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेव को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा वो आवर्तकाल होता है। तो हम लोग देखेंगे है ना, और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। कह रहा है क्या, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। एक तो डेफिनेशन आपको यहाँ मिल गया, और आप दूसरी चीज़ समझिए इसको कि ये चीज़ क्या कह रहा है, क्या कि प्रत्येक सेकंड होने वाले दोलन को, दोलन क्या, वही बात मैंने कहा, दोलन मतलब दोलनी गति। जैसे ये चीज़ था, ये यहाँ आया है ना, फिर वापस
यहीं आने में कितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ यहीं वापस आने में कितना टाइम लगेगा, इसको हमने कहा आवर्त काल, है ना। तो कह रहा है कि अगर मान लो 1 सेकंड में 4 बार ये वहाँ से यहाँ आया, 1 सेकंड में मान लो 4 बार आया तो इसका आवृत्ति 4 हुआ, ठीक है। तो हम लोग कह रहा है क्या कि प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में जितना बार ये दोलन करेगा, जितना बार ये रिपीट दोलन करेगा, उसको हम लोग आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जैसे कि हम लंबाई को मीटर में, है ना, किसी चीज़ को केजी में, किसी चीज़ को लीटर में नापते हैं, वैसे ही आवृत्ति को किस में नापते हैं बच्चों, हर्ज में नापते हैं। और हर्ज का संकेत जो होता है वो क्या होता है, एच जेड होता है, एच कैपिटल जेड स्मॉल छोटा सा, ठीक है। वैसे तो जेड कैपिटल ही जैसा दिखा हुआ, लेकिन है छोटा लिखा साइज में, तो इसका भी ख्याल रखें, खास करके यूनिट में ऐसा ही होता है ना, दोनों कैपिटल नहीं होता। तो कुल मिलाकर की बात है कि 1 हर्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगर मान लो कि 1 सेकंड में एक ही बार यहाँ से जाकर के वापस आया, एक ही बार, है ना, यानी 1 सेकंड में अगर एक ही दोलन किया तो इसको हम कहते हैं 1 हर्ज आवृत्ति। कितना हर्ज, 1 हर्ज आवृत्ति। अब आपसे सवाल पूछ रहे, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन कर ले, 1 सेकंड में अगर 20 बार ऐसे 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 फट 20 बार कर ले, तब इसका आवृत्ति क्या होगा, तो 20 हर्ज होगा। अगर 1 सेकंड में एक बार 1 हर्ज कहलाया तो 1 सेकंड में 20 बार 20 हर्ज कहलाएगा, है कि नहीं है। तो अगर 1 सेकंड में ये जो बॉब है ये 20 बार, है ना, यानी आप ये कह सकते हैं ये जो वेव है ना, ये वेव है ना, ये मान लो कि अगर एक किसी पॉइंट से ये वेव मान लो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा, गुजर रहा, मान लो गुजर रहा, इस पॉइंट से होकर गुजर रहा, अगर मान लो क्या कि इस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर 20 गो वेव गुजरा, कितना गो वेव गुजरा, 20 गो ये वेव गुजरा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जो आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में, तो यहाँ पर जो आवृत्ति है वो कितना है, 20 हर्ज है। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में इस पॉइंट से 20 वेव गुजर चुका है, या आप कह सकते हैं कि 20 रिपीटेशन जो है ना, 20 वाइब्रेशन जो है हुआ है, इसीलिए हमारे पास जो हर्ज है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो 20 है। बात समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी समझ में आई, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो वाइब्रेशन होता है ना, हर एक वाइब्रेशन को हम गिनेंगे, 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन होगा ना उतना फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप जान सकते हैं कि ये कौवा का आवाज़ है, ये कोयल का है, ये गाड़ी का है और ये पैदल चलने का है। तो कह रहा है क्या कि इसके लिए आवश्यक है कि ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। तो कैसे पता चलेगा कि अलग अलग ध्वनि है, ये इसका है, ये उसका है, अलग अलग ध्वनि होगी तभी तो पता चलेगा, ऑफ कोर्स, और होती भी है। तो कह रहा है क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं, आयाम तथा आवृत्ति। देखिए क्या कह रहा है कि ठीक है, ये बात तो समझ गए कि अलग अलग किस्म का साउंड अलग अलग किस्म के वाइब्रेशन से होता है, अलग अलग किस्म का साउंड होना भी ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि अलग अलग साउंड किसका है, ये अलग अलग साउंड होता कैसे है। तो कह रहा है 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे सर, आयाम पे डिपेंड करता है और आवृत्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जिस पे क्या करेगा सर, आवाज़ डिपेंड करेगा कि आवाज़ कैसा होने वाला है। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं, जवाब है यस। अब आयाम और आवृत्ति क्या है, आवृत्ति तो हमने अभी ऊपर देख लिया, फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकंड में कितना गो वेव पार हो रहा। मैंने कहा ना ये 1 वेव हुआ, ये क्या हुआ सर, 1 वेव हुआ। अब ऐसा मान लो कि हम जब मुंह से बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से वेव निकल रहा है, अगर मान लो हमारे मुंह से इस पॉइंट पे हम देखें कि कितना वेव को निकला, अगर 1 सेकंड में 30 गो वेव निकला तो 30 आवृत्ति हुई, आवृत्ति 30 हुई। अगर 1 सेकंड में 40 को निकला तो इसका मतलब है कि आवृत्ति 40 हुआ। तो ये आवृत्ति पे डिपेंड करेगा। और आयाम क्या है, आयाम कह सकते हैं आप हाइट, क्या कह सकते हैं, हाइट, कि ये जो वेव है ये कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा है, ऊपर से देखो या नीचे से देखो। इसको अगर आप पेंडुलम के केस में देखोगे कि ये पेंडुलम जो था ना, ये पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम के केस में अगर आप देखोगे तो ये कितना दूर गया, ये कितना दूर गया, इसको आप क्या कह सकते हो, आयाम कह सकते हो। जैसे इसको अगर आप यहाँ से छोड़ोगे, इस पेंडुलम को अगर आप यहाँ से छोड़ोगे, जाहिर सी बात है ये जाएगा भी इधर तक, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसको बीच से नापो आपके कितना दूर गया, इसी को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। या अगर आप इस वेव के हिसाब से देखिएगा तो वेव की जो हाइट है, जैसे हो सकता है कि कोई किसी का वेव ऐसा ऐसा हो, इस हाइट का हो, और किसी का वेव ऐसा ऐसा हो, है कि नहीं, इस हाइट का हो, तो जो वेव की हाइट है वो आपको क्या कहलाता है सर, आयाम कहलाता है। और आवृत्ति मतलब नंबर ऑफ वेव कितने हैं पर सेकंड, है कि नहीं है। 2 चीज़ें क्लियर हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर थोड़ी दिक्कत हो तो आप थोड़ा आगे पीछे करके देख लो तो आपको दोबारा ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रबलता तथा तारत्व। अब यहाँ पर जो है 2 चीज़ें, हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। प्रबलता मतलब होता है पावर, कितना पावरफुल है,
जैसे नहीं होता है कि हम चिल्ला करके अगर बोलेंगे, जैसे ट्रैक्टर की आवाज़ है कैसा होता है, खतरनाक है ना, और अभी पंखे की आवाज़ है, हमारा जो पंखा चल रहा है ये थोड़ा सा है ना। तो यही है कि पावर, प्रबलता क्या है, तारत्व कितना कितना पतला या कितना गाढ़ा है। ठीक है, इस लड़के लोगों की आवाज़ होती है थोड़ा कान में चुभता टाइप है, अरे अच्छा लगता है वो, ठीक है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। और लड़का लोग का बहुत, मैंने कहा थोड़ा मीनी दिखने के लिए लोग वो थोड़ा भी साउंड है, तो कहने का मतलब वो तारत्व है। ठीक है, तो तारत्व और प्रबलता के बारे में आप देखेंगे। अब यहाँ पर वही है, गिलास को जो है ठोक करके यहाँ पर एक फॉर्म का छोटा सा हल्का सा बॉल को इस पर सटाना है और देखना है कि बॉल कितना दूर जा रहा है ना, ये वाइब्रेशन में ये बॉल कितना दूर जा रहा है। फिर ज़ोर से गिलास को ठोकना है और अब इसको बगल में ले जा करके फिर देखना है कि अब ये कितना दूर जा रहा है। तो जब साउंड ज़्यादा होगी तो आप देखेंगे कि ये जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये दूर ज़्यादा होगा। तो ये जो हमने लॉब वाला एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए कि इसको अगर आप यहाँ से छोड़िएगा तो ये उसी हिसाब से इधर तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना। तो भाई वही बात हो गई, यही है कि आयाम, यही मैंने कहा था इस इसके वेव के केस में, ये हाइट देखो, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट, ओके, ये हाइट जितनी ज़्यादा होगी ना उतना पावरफुल साउंड होगा। यानी जब आप गिलास को ज़ोर से ठोकेंगे और साउंड ज़ोर से आएगा तो आप देखेंगे कि फॉर्म भी दूर तक जाएगा वाइब्रेट होकर के। इससे क्या पता चला कि ये जो हाइट ज़्यादा होगी अगर किसकी, वाइब्रेशन की, यानी कंपन्यता अगर अधिक होगी, कंपन्यता की प्रबलता अगर अधिक होगी तो हमारा साउंड क्या होगा, तेज़ होगा, साउंड तेज़ होगा। जैसे ट्रैक्टर है उसमें भाई वाइब्रेशन एकदम बड़ा बड़ा आवृत्ति आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्या रहा है, क्या फिर से यहाँ पर उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। वही अब गिलास वाला तो मैं आप क्या ही बताऊँ, है ना, कि वही ज़ोर से और हल्का से करना और फॉर्म को देखना है। अब यहाँ पर एक सारणी है जहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है सर, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आयाम की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा, आयाम क्या है सर, मैंने कहा हाइट, मैंने क्या कहा सर, हाइट, ये हाइट, हाइट जितनी ज़्यादा होगी वेव की उतना ज़्यादा प्रबल होगा, यानी ज़ोर से साउंड आएगा। और क्या कह रहा है एक चीज़ कि आयाम जो है, यानी जो साउंड है, सपोज करिए अभी जो आवाज़ आ रही है मैं इसको कैसे बताऊं, मतलब हाइट जो है ना, अगर हाइट अभी मान लो 2 सेंटीमीटर हाइट था इसका, अगर ये 4 सेंटीमीटर हाइट हो गया, कितना हो गया सर, 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये डबल हुआ। अच्छा अब समझो, अगर मान लो क्या कि 10 डेसिबल साउंड था 2 सेंटीमीटर पे, कितना, 10 डेसिबल साउंड था, ठीक है, साउंड था 10 डेसिबल 2 सेंटीमीटर हाइट पे, तो अगर ये हाइट 4 सेंटीमीटर हुआ यानी डबल हुआ तो साउंड 40 हो जाएगा। डबल होकर 20 होना चाहिए, लेकिन साउंड कितना हो जाएगा सर, 40 डेसिबल हो जाएगा। यानी आयाम दुगुना ही होगा लेकिन उसका जो साउंड है वो 4 गुना बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि वाइब्रेशन का दुगुना होना साउंड को 4 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जितना वाइब्रेशन बढ़ेगा एकदम बराबर से, वाइब्रेशन डबल हुआ तो साउंड भी डबल हो, नहीं, वाइब्रेशन डबल हुआ साउंड 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल में व्यक्त करते हैं, यानी साउंड कितना ज़ोर से आ रहा है, साउंड कितना ज़ोर से आ रहा है इसको डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं, डेसिबल में। जैसे फ्रीक्वेंसी था कि 1 मिनट में कितना गो वेव गुजर रहा, मेरे मुंह से 1 मिनट में कितना वेव निकल रहा है, ये आयाम था, क्या था, ये आवृत्ति था। वैसे ही कह रहा है कि कोई साउंड कितना ज़ोर से है, इसको हम लोग डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं, डेसिबल में। आप कहेंगे सर तो आयाम किस में नापेंगे, तो हमारा सेंटीमीटर था, मीटर, तो आयाम सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं क्योंकि आयाम तो हाइट है ना। चलो भाई, निम्न सारणी में विभिन्न स्रोतों से आने वाले ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। जैसे कह रहा है कि सामान्य श्वास जो है 10 डेसिबल का साउंड निकालता है। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं जो कि बहुत फुसफुसाहट की साउंड है वो 10 डेसिबल का है। अगर फुसफुसाहट से बात करते हैं तो 30 डेसिबल का है। अगर हम आमने सामने नॉर्मल बात करते हैं तो 60 डेसिबल साउंड होता है। व्यस्त यातायात, अगर भीड़ भाड़ में जब आप गाड़ी सुनते हैं तो लगभग 70 डेसिबल की आवाज़ होती है। और जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, उससे जो आवाज़ निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ है वो 40 डेसिबल का साउंड, 80 डेसिबल का साउंड निकालती है। 80 डेसिबल नॉर्मली।
80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इंडस्ट्री का शोर वैसे भी हमारे लिए कष्टदायक होता है, ट्रैक्टर का शोर वैसे भी हमारे लिए कष्टदायक होता है। तो कह रहा है उसका शोर औसत फैक्ट्री का 80 डेसिबल होता ही है, और इससे ज़्यादा अगर हुआ ना तो वैसे भी आपके कान को अच्छा नहीं लगने वाला। आपका कान उसको बोलेगा ये नॉइज़ है, ये क्या है ये। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, यानी हाइट अधिक होता है इसका, है ना, ये फ्रीक्वेंसी का, ये हाइट इतना बड़ा बड़ा हो गया वेव या इतना छोटा छोटा हो गया वेव। अगर इसकी बात करें तो इसका ये जो सुनाई देगा ये हल्के सुनाई देगा और ये ज़ोर से सुनाई देगा। तो यहाँ पर कह रहा है आयाम अगर अधिक होगा तो साउंड अधिक होगी। उसके अलावा कह रहा है क्या, जब आयाम छोटा होगा तो जो उत्पन्न ध्वनि होगी, जैसे आयाम छोटा है यानी हाइट छोटी है तो इसका ध्वनि क्या होगा सर, कमज़ोर होगा। जबकि इसका हाइट क्या है सर, ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो ध्वनि होगी सर क्या होगा सर, वो प्रबल होगा, यानी यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से आपको साउंड सुनाई देगा। एक तो यहाँ पर ये फैक्ट हो गया, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या इनमें कुछ अंतर है। जाहिर सी बात है बच्चे की आवाज़ और वयस्क की आवाज़ में अंतर है। वयस्क का आवाज़ क्या होता है सर, मोटा होता है, भारी होता है। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो सकता है बराबर चिल्ला रहा हो, दोनों बराबर ज़ोर से बराबर आ रहा है, लेकिन आवाज़ फ़र्क है, इसका मोटा और उसका पतला है, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखिए किस प्रकार है। मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। जो साउंड है, जो टीचर का है वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा साउंड है, जबकि वो स्टूडेंट का जो है वो 8 क्लास वाले उस बच्चे का साउंड उतना गाढ़ा नहीं है। हालांकि अब ये किशोर हो रहा है तो हो जाएगा। कह रहा है क्या, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। मैंने कहा तीक्ष्णता यानी कितना स्वर जो है पतला मोटा होगा, इस पर डिपेंड करता है। अब ये समझो कैसे काम करता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है, यानी ध्वनि जो है भारी है। अब बात समझो, इस तरह से किताब में तो खूब समझा, ये वैसे याद करने के लिए अंडरलाइन कर लो, बट समझो क्या यहाँ पर अभी मान लो क्या कि 1.5 गो लगभग वेव है, टोटल देखा जाए तो 1.5 वेव है लगभग, ठीक है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने कहते हैं कि हमारे मुंह से अभी यहाँ से अगर देखेंगे कितना गो वेव निकला, कितना गो वेव निकला, उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। अगर मान लीजिए कि हर एक सेकंड में 50 गो वेव निकल रहा है, कितना गो, 50 गो, और अगर मान लीजिए हम दूसरी बार में हर एक सेकंड में 60 गो निकल रहा है, तो जो 50 गो वाला वेव होगा वो भारी होगा, और जो 60 गो वाला वेव होगा हर एक सेकंड में वो पतला आवाज़ होगा। तो जितनी पतली आवाज़ नंबर ऑफ वेव उतना ज़्यादा, और जितनी मोटी आवाज़ नंबर ऑफ वेव उतना कम। शेर जो दहाड़ेगा तो उसकी आवाज़ का जो हाइट होगा उसका वो तो बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा बड़ा वेव निकलेगा, जिसकी वजह से उसका लाउड साउंड होता है, ज़ोर से आता है आवाज़। दूसरी बात है कि भारी इसलिए है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है वो तीखे साउंड की होती है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, लड़कियां हर एक सेकंड में जो वेव निकाल रही है साउंड में वो ज़्यादा निकाल रही है लड़कों की कंपेयर में। इसीलिए लड़का का डेसिबल कम है, लड़का का जो है डेसिबल ज़्यादा है, सॉरी, लड़का की जो आवृत्ति है यानी हर एक सेकंड में कितना को वेव निकाल रहा है वो लड़का का क्या है सर, कम है। किसके कंपेयर में, लड़कियों के कंपेयर में। इसीलिए लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा तीखी है और लड़कों का आवाज़ कम तीखा है, भारी है। भारी आवाज़ का मतलब कम वेव, कम आवृत्ति, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उदाहरण के लिए जो ढोल है वो मंद आवृत्ति से कंपित होता है, मतलब कम वेव निकलता है, इसलिए कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ढोल का आवाज़ भारी होता है, तीखा नहीं होता। दूसरी ओर जो सीटी है वो अधिक उसकी तीव्रता अधिक होती है, उसका तारत्व अधिक होता है। सीटी में हर एक सेकंड ज़्यादा वेव निकलते हैं, इसीलिए सीटी की आवाज़ क्या होती है सर, पतली से चुभती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है ना। पक्षी का भी जो तारत्व है, पक्षी भी क्या करता है, ज़्यादा वेव निकालता है, इसीलिए पतला आवाज़ होता है। जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व क्या होता है, मंद होता है, क्योंकि वो कम वेव निकालता है लेकिन बड़ा बड़ा निकालता है, भारी होता है। यहाँ पे शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है। प्रबल क्यों है कि वेव का हाइट ज़्यादा है, इसीलिए प्रबल है। ध्वनि दुर्बल होती है किसकी, पक्षी की। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं। जवाब है यस। क्या आप कह सकते हैं कि बच्चों की आवाज़ की जो आवृत्ति है वो वयस्क से क्या है सर, अधिक है। बच्चों की आवृत्ति अधिक है मतलब बच्चे ज़्यादा वेव निकाल रहे हैं हर एक सेकंड में, इसीलिए बच्चों का आवाज़ तीखा है। और वयस्क यानी जवान कम वेव निकाल रहे हैं हर एक सेकंड में, इसीलिए जो उसकी आवाज़ है वो गाढ़ा है, मोटा है। एक महिला की जो आवाज़ होती है वो पुरुष से क्या होता है, अधिक आवृत्ति की होती है। महिला ज़्यादा वेव निकालती है।
बात देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ इतनी सी समझनी है कि नंबर ऑफ वेव पे डिपेंड करेगा कि मोटा होगा कि पतला होगा आवाज़, ज़्यादा नंबर ऑफ वेव पतली आवाज़, कम नंबर ऑफ वेव मोटी आवाज़, और हाइट पे, वेव के हाइट पे डिपेंड करेगा कितना ज़ोर से आवाज़ हो, कितना प्रबल होगा। अगर हाइट ज़्यादा है वेव का तो मतलब है कि वो आवाज़ ज़ोर से आएगा, और हाइट कम है वेव का मतलब वो आवाज़ धीमा आएगा। इतनी सी बात है। चलिए, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। अब क्या है कि कुछ ध्वनियाँ जो हमें सुनाई देती हैं और बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो हमें सुनाई नहीं देती हैं। बच्चों, कह रहा है कि हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमने एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? नहीं। कह रहा है कि तथ्य यह है कि 20 कंपन प्रति सेकंड, यानी अगर 1 सेकंड में कम से कम 20 वेव निकले, है ना, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि मानव कान सुन सकता है। उससे कम नहीं सुन सकता, उससे ऊपर सुन सकता है। ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव के कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती, यानी नहीं सुना जा सकता है। ऐसे ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी नहीं सुना जा सकने वाला ध्वनि। अगर कोई चीज़ में वाइब्रेशन होने पे 5 ही वेव 1 सेकंड में निकल रहा है, 5 ही को वेव अगर 5 ही बार वाइब्रेट हो रहा है 1 सेकंड में, तो वो साउंड हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो बहुत धीमा हो गया, हमारा कान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो अश्रव्य हो गया। कम से कम 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन निकले या उससे ऊपर तब सुन पाएंगे। अच्छा, और क्या कि अधिक से अधिक 20,000 कंपन प्रति सेकंड हम सुन सकते हैं, 20,000 से अधिक भी हम नहीं सुन सकते। इससे अधिक अगर होगा तो भी हमारा कान फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो इतना तीखा हो जाएगा कि हमारा कान पता ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुछ जंतु 20,000 से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्ते ये क्षमता रखते हैं, इसीलिए पुलिस क्या करते हैं, उच्च साउंड वाला, यानी ऐसा साउंड जो 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हो, ऐसा साउंड से क्या करते हैं, कुत्तों को सीटी बजा के बुला सकते हैं। और जो मान लो उस तरह के ट्रेंड कुत्ते होते हैं, वो आवाज़ सुन के आ जाते हैं, लेकिन जो सामने आदमी रहेगा, चोर रहे या कोई रहे, वो आदमी को आवाज़ सुनाई नहीं देगी और कुत्ता सुन लेगा, क्योंकि कुत्ता ज़्यादा पावरफुल साउंड को, ज़्यादा वेव वाला साउंड को भी सुन पाता है, 20,000 से ज़्यादा। तो हमारा जो रेंज है वो क्या हो गया सर, 20 हर्ज से लेके 20, है ना, 20,000 यानी 20 किलो हर्ज तक हम सुन सकते हैं। इससे कम नहीं सुन सकते और इससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते। कह रहा है जाने माने पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड जो उपकरण है, चिकित्सक क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अल्ट्रासाउंड, नाम में ही साउंड है, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा साउंड। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं ना, वो जो अल्ट्रासाउंड है उसमें भी साउंड ही निकलता है, लेकिन हम लोग जब वो मशीन चलाएंगे तो हम लोग कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो साउंड इतना पावरफुल है, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा पावरफुल साउंड है, वो कान हमारा डिटेक्ट ही नहीं कर सकता है। कान हमारा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है उसमें भी साउंड निकलता है, लेकिन वो साउंड हम लोग को सुनाई नहीं देता है। चलिए, इसीलिए उसका नाम अल्ट्रासाउंड है, साउंड पे काम करता है वो। कह रहा है क्या, मानव के कान जो होते हैं उनका जो श्रव्य आवृत्ति है, परास रेंज है, यानी जो रेंज है कहाँ तक है सर, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है ना, यही है, यही लिखा हुआ है। इसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि हम सुन सकते हैं, इससे अधिक या इससे कम हम नहीं सुन सकते हैं। अगला है शोर तथा संगीत। अगला टॉपिक है हमारे पास शोर तथा संगीत। हम जो आवाज़ सुनते हैं उसमें 2 किस्म की आवाज़ होती है, एक शोर होता है, एक संगीत होता है। जो आवाज़ हमें सुन के अच्छा लगता है उसको हम लोग संगीत के कैटेगरी में रख सकते हैं, और जो आवाज़ हमें अच्छा नहीं लगता वो हमें शोर की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या हम चारों और विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं? सदैव क्या सुखद होती हैं, अच्छा लगता है? नहीं। क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुँचाती है? जवाब है यस। कुछ ध्वनियाँ आपके सुखद लगती हैं जबकि अच्छी नहीं लगती। कुछ मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य हो रहा है, मशीन वशीन चल रहा है, फट 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 फट, है ना, तो वहाँ आने वाली ध्वनियाँ दुखद प्रतीत होती हैं, है ना। क्या आपके बसों तथा ट्रकों का जो हॉर्न है उसकी ध्वनि अच्छी लगती है? नहीं। तो इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। जो ध्वनि आपको अच्छा न लगे वो ध्वनि शोर कहलाता है। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलना शुरू कर दे तो क्या होगा? शोर उत्पन्न होगा, इसीलिए क्योंकि वो हमें सुन के अच्छा नहीं लगता है। आइए सर, हमारे कान को वो खराब लगता है। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुन सकते हैं, गिटार की ध्वनि, तबला की ध्वनि। ये क्या होता है सर? अच्छा लगता है। सुस्वर ध्वनि जिसका एक पैटर्न है, जो फ्लो कर रहा है ना वो लगभग किसी एक पैटर्न से फ्लो कर रहा है। ऐसी ध्वनि जिसका वाइब्रेशन मतलब एक किसी पैटर्न में है,
तो कह रहा है कि ऐसी ध्वनि जो होती है वो सुखद लगती हैं। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब फिर क्या हो सकता है, संगीत शोर में बदल जा सकता है। यानी संगीत तो सुस्वर ध्वनि है, संगीत तो है ना सुस्वर ध्वनि है, अच्छी ध्वनि है, लेकिन अगर उसको डीजे में हाई साउंड से चला जाता है तो हो सकता है वो भी आपको ख़राब लगे और वो संगीत संगीत ना रहे और वो क्या बन जाए, शोर बन जाए। चलिए सर, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है। अच्छा ये समझ गए शोर और संगीत क्या है। शोर मतलब ऐसी आवाज़ जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती है, भले वो संगीत ही क्यों ना हो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी शोर है। और संगीत वह आवाज़ जो आपके कानों को अच्छी लगती हैं। चलिए एक है ध्वनि प्रदूषण। क्या है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण। कह रहा है कि आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में क्या होता है, गैस वगैरह के कण से, धूल वगैरह से, धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनि जो नहीं चाहिए ऐसी आवाज़ से क्या होता है सर, ध्वनि प्रदूषण होता है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं। गाड़ी, फैक्ट्री, है ना, ध्वनि प्रदूषण के जो है स्रोत हैं। कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहन की ध्वनियाँ, विस्फोट, बहुत सारे विस्फोट होता है हमारे आसपास में, पटाखा वगैरह, पटाखों का फटना भी क्या है सर शामिल है। मशीन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये सब क्या है सर, ध्वनि प्रदूषित करता है। ये हमें डिस्टर्ब करता है, हमें परेशान करता है। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत सारे मशीन, ग्राइंडर मशीन होता है ध्वनि उत्पन्न कर सकता है घर में, और भी चीज़ें हैं, पंखा उनका है, कूलर वगैरह है। ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कुछ रसोई घर के उपकरण क्या करते हैं सर, ध्वनि को है ना बिगाड़ कर रख देते हैं। ऐसे अप्लायंस कह रहा है, कूलर हो गया, वातानुकूलित, है ना, ये सब क्या है सर, ध्वनि प्रदूषण करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। इतनी बात क्लियर है। अगला टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण का क्या हानियां हैं। ध्वनि प्रदूषण से कोई नुकसान भी है क्या, बिल्कुल भाई, ब्रेन आपका एक्टिव नहीं रहेगा, आपका ब्रेन जो है ना वो इनएक्टिव हो जाएगा और वो अच्छे से काम नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। बिल्कुल, अनिद्रा, भाई नींद भाग जाएगी आपकी, नींद, डिप्रेशन शिकार होगा। अति तनाव मतलब उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होगा, डिप्रेशन होगा, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी जो है विकार जो है ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकती है बच्चों। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता भी क्या हो सकती है सर, अस्थायी रूप से खराब हो सकती है। लगातार कोई आटा चक्की वाले मिल में काम करता है तो उसके सुनने की क्षमता क्या हो सकती है सर, खराब हो सकती है। बर्फ फैक्ट्री में काम करता है, सुनने की क्षमता खराब हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण के सीमित रखने के उपाय, कैसे हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए कि भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है, हमको उस हिसाब से। अब पुरानी गाड़ी चलाएंगे तो फटफट करेगा, नई गाड़ी चलाएंगे तो उतना आवाज़ नहीं आता है। कह रहा है कि इसके लिए वायुयान के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरण में क्या लगाना चाहिए, साइलेंसर लगाना चाहिए, यानी रवाशामक युक्ति लगाना चाहिए। साइलेंसर लगाने से क्या होता है सर, आवाज़ कम आती है। जैसे कि मोटरसाइकिल में भी साइलेंसर लगा रहता है, नहीं तो क्या होगा सर, मोटरसाइकिल साइलेंसर हटा दीजिए तो इतना फट फट एकदम पटाखा जैसा मारता है। इसीलिए बुलेट में साइलेंसर लगाते हैं। आजकल बुलेट में भी उस तरह से, पहले बुलेट का एक ट्रेंड था कि एकदम फट फट मारे, लेकिन अब उस तरह का लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उसमें भी लोग साइलेंसर लगा रहे हैं ताकि आवाज़ है, और ये होना भी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण होता है उससे बेवजह। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, एक सवाल है। आवासीय क्षेत्र मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, रहने वाली जगह। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि मेन रोड के नज़दीक में उतना घर ना हो, मशीन वशीन जहाँ पर बैठा हुआ उसके नज़दीक घर ना हो। कह रहा है कि ध्वनि करने वाले उद्योगों में आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित होनी चाहिए, जिसमें आवाज़ निकलती है। ऐसे उद्योग, ऐसे मशीन वशीन, ऐसे कल कारखाना, ऐसे फैक्ट्रीज़ को, घर जहाँ पर लोग रहते हैं, गाँव है जहाँ पर है ना लोगों का रहना है, वहाँ से थोड़ा दूर बाहर बनाया जाए, थोड़े फ्री इलाके में बनाया जाए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हॉर्न बेवजह बजाने से भी क्या होगा सर, ध्वनि प्रदूषण होगा। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। घर में ही टीवी बजा रहे हैं तो झूठ मूठ का पूरा हाई साउंड देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही गाना बजा रहे हैं तो बेवजह पूरा साउंड देने की ज़रूरत नहीं है। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या करता है सर, अवशोष कर लेता है, आवाज़ को रोक देता है। अपने आसपास पेड़ लगाइए, हवा को भी साफ करेगा और ध्वनि को भी आपका जो है प्रदूषण होने से बचाएगा। पेड़ हर एक चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेड़ हमारे आसपास होना ही चाहिए। अगला टॉपिक लास्ट है श्रवण क्षति। अगर किसी का कान खराब हो जाता है उसके बारे में है।
पूर्णतया श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, कम ही होता है, प्रायः जन्म से होती है। अगर पूरी तरीके से कोई बहरा है तो ये आमतौर पर जन्म से होता है, बड़ा होकर बहरा होने का बीमारी कम ही होता है। आंशिक अशक्तता यानी डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट, उम्र के कारण होती है। उम्र के कारण भी लोग सुनना कम कर देते हैं, किसी बीमारी की वजह से, चोट की वजह से हो सकता है कि आंशिक रूप से कोई कम सुने। अब कह रहा है कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए खास हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको कैसे चीज़ें समझाएं। क्यों? कह रहा है कि ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी सांकेतिक भाषा सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण शक्ति के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। अब एक बात बताओ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं कैसे समझा कि ये उर्दू जो मैं बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ, हिंदी जो बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा सुना है तो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं कभी सुन ही नहीं पाता कोई भाषा तो मैं क्या बोलता, सोचो। मैं पापा सुना हूँ तो पापा बोलता हूँ ना, अम्मी सुना हूँ तो अम्मी बोलता हूँ ना। अगर मैं अम्मी सुना ही नहीं होता तो मैं बोलता कैसे? इसीलिए जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। कह रहा है क्या, इसलिए श्रवण शक्ति अशक्तता से ग्रस्त बच्चे वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकता है। औद्योगिक प्रौद्योगिक युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव बना दिया है। अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोग नहीं सुन पाते हैं, एक तो बहुत सारा मशीन आ गया है जिससे सुनने की क्षमता आ जाती है, ऊपर से बहुत कुछ है जिससे बाहरी लोगों के लिए हेल्प हुआ आज के टाइम पे। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने की समाज बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे लोग जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए अगर चाहे तो हमारा समाज बहुत कुछ कर सकता है और करना भी चाहिए। उनको भी हमारे समाज में हंसी खुशी जीवन यापन करने की क्या है सर, अधिकार है, और उनको भी उतना ही एंजॉय करने का अधिकार है जितना हम और आप कान वाले को। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा? वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।